हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्न है हमारा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म मैं आपको करा रहा था। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वी स्टार्टेड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कराया। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और उसका एक केस हमने डिस्कस किया था सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और लास्ट में मैंने आपको कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अराउंड भी दिखाया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, था ना। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, जिसके वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स हमें मिलता है, जिसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। डबल बॉन्ड के अराउंड एक और केस आज लेंगे और उसके बाद फिर आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड एंड देन आफ्टर दैट इसमें एक टॉपिक आता है इजेड आइसोमेरिज्म, इजेड नोमेनक्लेचर। So that will be the contents of today's lecture. So geometrical isomerism आज हो गया 28/05/2020। हम एक सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड। सपोज करो कहा जाता है कि C2FClBrI हाउ मेनी आइसोमर्स, हाउ मेनी आइसोमर्स, केवल ज्योमेट्रिकल नहीं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। हेलोजेंस मोनोवैलेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये C2H4 इसका बेस है। 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया होगा, तो ये इथीन बेस्ड मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड है। और अगर एक डबल बॉन्ड है तो अब इस पे 4 डिफरेंट हेलोजेंस के हमें अरेंजमेंट देखने हैं। उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, एक एटम को एक जगह फिक्स कर दिया। देखो जब तक कोई एटम नहीं आया था तब तक ये सारे पॉइंट्स इक्विवेलेंट हैं, भी कहीं किसी एक को रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे फ्लोरीन को फिक्स कर दिया। तो जिस कार्बन पे फ्लोरीन है, अब उस कार्बन पे कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं, 3। उस कार्बन पे सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना। सपोज करो यहां पे हमने क्लोरीन को रखा, अगर यहां पे हमने क्लोरीन को रखा तो एक पॉसिबिलिटी है, फ्लोरीन को फिक्स कर दिया, यहां ब्रोमीन रख सकते हैं, या फिर यहां पे फ्लोरीन को फिक्स है, यहां आयोडीन रख सकते हैं। और फिर जाओ फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे। अब राइट साइड में कार्बन पे क्या पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। बचा क्या है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर इस तरह से रखते हैं देन ब्रोमीन इज क्लोजर टू फ्लोरीन, और अगर इसका दूसरा काउंटर पार्ट लेते हैं FClIbr, तो फर्स्ट वाले में फ्लोरीन एंड ब्रोमीन पाई बॉन्ड के सेम साइड में है, जबकि इसमें फ्लोरीन एंड ब्रोमीन पाई बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में है। यानी कि 1 and 2
आर नॉन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि उन दोनों का अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो इन दोनों का IUPAC नेम सेम आएगा। दोनों में एक कार्बन पे फ्लोरीन क्लोरीन, एक कार्बन पे ब्रोमीन आयोडीन है, बट इन दोनों में डिफरेंस कहां है? स्पेस में, 3D में। पाई बॉन्ड के दो साइड अगर देखते हैं हम तो दोनों साइड में डिफरेंट अरेंजमेंट है। फर्स्ट वाले में पाई बॉन्ड के एक साइड में फ्लोरीन ब्रोमीन है, जबकि सेकंड वाले में पाई बॉन्ड के एक साइड में फ्लोरीन और आयोडीन है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और इसी तरह से सबके एक एक पेयर बनेंगे। सेकंड में फ्लोरीन ब्रोमीन लिया तो क्लोरीन आयोडीन ले लेंगे, और इसका दूसरा जो काउंटर पार्ट बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का वो होगा फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन, पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसी तरह से थर्ड वाले में फ्लोरीन आयोडीन तो क्लोरीन ब्रोमीन, और क्लोरीन ब्रोमीन का पोजीशन चेंज करेंगे 3D में तो FiBrCl, they are pair of geometrical isomers. So 3, 4, 5, 6. So 3 pair of geometrical isomers. लेकिन अगर कोई पूछे कि 1 and 3 में क्या रिलेशन है, 1 and 4 में क्या रिलेशन है, 3 and 4 में क्या रिलेशन है, दे आर ऑल पोजिशनल आइसोमर्स, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिनमें हेलोजन का पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर नाम लिखोगे तो हेलोजन के डिफरेंट पोजीशंस आएंगे। दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बट दे कैन नॉट बी टर्म्ड एज सिस ट्रांस, क्योंकि सिस ट्रांस के लिए कम से कम एक पेयर आइडेंटिकल होना चाहिए जो सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड में आए या अपोजिट साइड में आए। तो ये चला जाएगा सेकेंड कैटेगरी में, ये चला जाएगा इजेड टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। इसकी बात अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी जस्ट आइसोमर्स हम देख रहे हैं कि किस टाइप के आइसोमर्स हैं। दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बट दे आर नॉट सिस ट्रांस एग्जैक्टली। समझ गए इस बात को? तो ये था डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब आ जाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का सेकेंड पार्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म in substituted cycloalkanes. Substituted cycloalkanes. एक सिचुएशन लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, जहां पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। लेकिन रिंग के कंस्ट्रेंट के वजह से ये तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे, रिंग के तीनों बॉन्ड, बट बाकी दो जो बॉन्ड है, दो जो CH बॉन्ड है वो तो फ्री है, और इसलिए वो 3D में कुछ इस तरह से दिखेगा। एक हाइड्रोजन ट्रायंगल के प्लेन के ऊपर और एक नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे। थर्ड कार्बन पे भी वैसा ही होगा। अभी मैं 2 कार्बन पे दिखा रहा हूं आपको। कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग के कन्वीनियंस के लिए हम इसको इस तरह से स्ट्रेटन कर देते हैं, ऐसे स्ट्रेटन, और इस हाइड्रोजन को यहां पे और इसको यहां पे ले आकर रख देते हैं, जस्ट राइटिंग कन्वीनियंस के लिए। और इसलिए इसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरह से दिखा लेते हैं। अभी ये दोनों सेम साइड में हैं, अबव द प्लेन, और ये दोनों
ट्रायंगल के प्लेन के नीचे है। बिलो द प्लेन। और यहां पे भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यहां पे भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है बॉन्ड के अबाउट। मान लो एक ऐसे प्लेन पे ट्रायंगल के एक एज को अगर हम फिक्स कर दें, एक प्लेन पे हमने ट्रायंगल के एक एज को, इस एज को फिक्स कर दिया। यहां पे मान लो दो ग्रुप है, ए और बी, ए बिहाइंड द प्लेन एंड बी इन फ्रंट ऑफ प्लेन। हम इसे रोटेट नहीं कर सकते हैं, ए और बी को रोटेट करके बैक एंड फ्रंट नहीं कर सकते हैं, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। Side of A and B can't be changed, can't be reversed by rotation, and therefore if cycloalkane is properly substituted, it may give rise to ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जैसे सपोज करो अब हम लेते हैं डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ये मैंने डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ किया, और अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो इसमें दो क्लोरीन सेम साइड में है, इसमें दो क्लोरीन अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन है, और इसलिए हम फर्स्ट वाले को सिस और सेकंड वाले को ट्रांस कहेंगे, एंड दे विल बी टर्म्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें ऑप्टिकल भी होता है, वो आगे हम बात करेंगे, अभी फिलहाल ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे। सो दे विल बी कॉल्ड पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि इन दोनों की कनेक्टिविटी सेम है, इन दोनों में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म रिलेशन नहीं है, दोनों का बॉन्डिंग सेम है, दोनों 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन है। याद रखना स्टीरियो आइसोमर्स का आईयूपीएसी नेम सेम होता है, जरा सा भी बॉन्डिंग में चेंज आएगा आईयूपीएसी नेम बदल जाएगा, एंड दे विल बिकम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे विल नो लॉन्गर बी स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में केवल स्टीरियो केमिकल डेजिग्नेशन आगे चेंज होगा, यानी कि अगर हमें फर्स्ट वाले का नाम लिखना होगा आईयूपीएसी में तो ये 1,2 के आगे सिस लग जाएगा ऐसे, तो ये फर्स्ट का नाम हो जाएगा, और सेकंड वाले में सिस के जगह पे ट्रांस लग जाएगा, आगे ये पूरा आ जाएगा। तो डिफरेंस यहां पे आएगा, इसको बोलते हैं स्टीरियोकेमिकल डेजिग्नेशन में डिफरेंस आएगा। बात समझ में आई? सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैन अराइज इन साइक्लिक कंपाउंड ऑल्सो। अब इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी different structures for trichlorocyclopropane and excluding optical आइसोमर्स, क्योंकि इन सब में ऑप्टिकल भी होता है। आइसोमरिज्म और आईआईटी मीन्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये सब तो आइसोमरिज्म का बच्चा है जो भी हम पढ़ रहे हैं। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमरिज्म ट्राइक्लोरो, तो अगर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को एक्सक्लूड कर दिया तो बचा क्या?
स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर ट्राइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, यानी कि साइक्लोप्रोपेन बेस तो सब में रहना है, उसी पे 3 क्लोरीन को लगाना है। तो क्या पॉसिबिलिटी बनता है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन को हम रख दें, और दूसरा, अब देखो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये दोनों इक्विवेलेंट है, यानी कि दूसरा क्लोरीन लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे रखें या राइट लोअर कॉर्नर पे रखें, बात एक ही होगी, एक बात। और दूसरा, यहां पे मैंने क्लोरीन को रखा है अभी अबव द प्लेन। It will not show geometrical isomerism. It will not show cis trans isomerism, क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रक्चर में cis एंड ट्रांस दोनों दिख रहा है। सो इसको केवल एक गिनेंगे, does not show geometrical isomerism। सही है ना? लेकिन जब इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ क्लोरीन, अब क्या करते हैं, तीनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन को रखते हैं, ऑल 3 कार्बन पे। अब उसमें एक पॉसिबिलिटी है ये, what it is, all 3 chlorine on the same side, so it is cis cis, ये देखो cis, ये देखो cis, सेम साइड। और दूसरा पॉसिबिलिटी इसमें बनेगा, एक क्लोरीन इधर ले लेते हैं ऊपर और 2 नीचे ले लेते हैं, कहीं भी 2 नीचे ले सकते हैं, एक ऊपर, बात एक ही होगा। नाउ इट इज व्हाट, cis एंड ट्रांस, इट इज cis ट्रांस, और ट्रांसिस भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल है, कहीं से नंबरिंग हो सकता है, cis ट्रांस और ट्रांसिस। सो ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं। अगर कोई पूछे 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, पोजिशनल आइसोमर्स, 1 एंड 3 में क्या रिलेशन है, पोजिशनल आइसोमर्स, 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कुछ समझ में आया? 1 + 3, 1 + 2, they are positional isomers, but 2 + 3 are geometrical isomers। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड देख रहे हैं। एक और सिचुएशन देखते हैं। सपोज करो आपसे कहा जाए हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स exist excluding optical isomers for dichloro cyclobutane। कुछ वैसा ही है, डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, यानी कि साइक्लोब्यूटेन सब में होना है। एक तो हो गया ये, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं पैरेललोग्राम जैसा बना रहा हूं डाइक्लोरोब्यूटेन को 3 डायमेंशनल व्यू देने के लिए। 1,2 dichlorocyclobutane, 2 chlorine on the same side, now it is cis।
and it is trans 1,2-dichlorocyclobutane. Similarly, we can have one more positional isomers. Now it is 1,3-dichlorocyclobutane, different from the previous 3, and it is cis also. 2 chlorine on the same side, and trans. तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और हमने अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स को एक्सक्लूड किया है. ये सब आया हुआ है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर को इंक्लूड करते हुए वो हम आगे बात करेंगे. तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन हम देख रहे हैं. आप खुद से ट्राई करना, प्रैक्टिस करना. मैं आपको कुछ दे रहा हूं. क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, साइक्लो प्रोपेन. How many structures? How many structures? Then chloro, bromo, fluoro, cyclo, pentane. How many structures? और इन सब में एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन सब में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है. अभी उनको एक्सक्लूड करना है. समझ गए? तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन देखते हैं. अब इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करेंगे. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स. सपोज करो हम साइक्लोप्रोपीन लेते हैं. साइक्लोप्रोपीन में अगर हम देखें तो यहां पे 2 हाइड्रोजन हैं, और फिलहाल ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है. डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये रिंग होने के वजह से ये हाइड्रोजन नीचे नहीं आ सकता, इसके ट्रांस नहीं आ सकता. सो बाय डिफॉल्ट इट इज सिस, कांट बी ट्रांस. इसका ट्रांस प्रैक्टिकली ड्रॉ नहीं हो सकता. अगर हम बात करें साइक्लोहेक्सीन की, अगर आप ध्यान से देखें तो यह है साइक्लोहेक्सीन, और ये फिलहाल सिस है. क्या हम हाइड्रोजन को ट्रांस ला सकते हैं? पेपर पे तो शायद ला दें. मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं. पेपर पे तो हम शायद ला दें. ये लो, मैंने यहां रख दिया 2 हाइड्रोजन,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये लो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और ये देखो दोनों हाइड्रोजन ट्रांस दिख रहा है, दिखा है क्या? बट ये इतना स्ट्रेन हो जाएगा इस रिंग में कि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। Does not exist practically। लेकिन अगर रिंग का साइज साइक्लोएल्कीन में कार्बन का नंबर 8 या उससे ज्यादा हो जाए तो इतने सारे रिंग में बॉन्ड होते हैं कि रिंग फ्लेक्सिबल हो जाता और फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनने लगता। अगर हम बात करें साइक्लोऑक्टीन की, it is cyclooctene and now it is cis cyclooctene और इसका ट्रांस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करो। 1 नहीं, IUPAC में डबल बॉन्ड से काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 smallest ring, it is the smallest ring in which trans exist practically at double bond। इसके आगे 9 कार्बन 10 कार्बन इन सब में एग्जिस्ट करेगा। तो रिंग के डबल बॉन्ड पे बाय डिफॉल्ट सिस होता है ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ रिंग अप टू 7 कार्बन, अप टू साइक्लोहेप्टीन। साइक्लोऑक्टीन से स्टार्ट हो जाता है डबल बॉन्ड पे सिस ट्रांस होना। ये एक केस है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आगे बहुत यूज होगा। अब इसमें एक टॉपिक है इजेड आइसोमेरिज्म, पहले जरा उसको ठीक से समझेंगे। ई एंड जेड आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का वो पार्ट है जिसमें सिस ट्रांस नहीं होता है, यानी कि जिसमें सभी डिफरेंट होते हैं। मान लो किसी एक कार्बन पे, किसी एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये सभी ग्रुप डिफरेंट हैं, P Q R S। तो इसको अब सिस और ट्रांस के कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम P Q S R लिखें तो ये दोनों हैं तो डिफरेंट and they are geometrical isomers। E and Z type isomers। तो इसको डेजिग्नेट किया जाता है, इसका नाम रखा जाता है, एक का E एक का Z। क्या क्राइटेरिया है वो जरा हम देखते हैं। क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इस तरह से एक क्रॉस द डबल बॉन्ड, यानी कि दोनों कार्बन पे इंडिपेंडेंटली ग्रुप्स की प्रायोरिटी असाइन करनी है। यानी कि यहां पे अगर P और Q है तो इनकी प्रायोरिटी असाइन करनी है। जिसकी हायर प्रायोरिटी, कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी उसको 1 बोलेंगे, जिसकी लोअर प्रायोरिटी होगी उसको हम 2 बोलेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में RS, मान लो R की हायर प्रायोरिटी है तो इसको 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे। यानी कि दोनों कार्बन पे इंडिपेंडेंटली ग्रुप्स की प्रायोरिटी असाइन करेंगे, हायर प्रायोरिटी को 1, लोअर प्रायोरिटी को 2। तो अगर इसी को हम एक्सटेंड कर दें दूसरे में, PQSR, अगर P की प्रायोरिटी 1 में 1 है तो इसमें भी 1 होगा, यहां भी 2 होगा। S की प्रायोरिटी 2 है, R की प्रायोरिटी 1 है। अब क्या करना है, अब along the double bond देखना है। अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द पाई बॉन्ड आ रहा है तो उसे हम Z आइसोमर बोलेंगे। ग्रुप्स ऑफ सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड। और सेकेंड वाले में ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड और ग्रुप ऑफ सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड, इसे हम E आइसोमर बोलेंगे। ग्रुप्स ऑफ सेम प्रायोरिटी ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ पाई बॉन्ड। E एंड Z का फुल फॉर्म जरूरी नहीं है, ये लैटिन वर्ड से आता है। E आता है एंटीगेगन से और Z आता है जूसामीन। E एंटीगेगन लिखूंगा नहीं, जरूरत ही नहीं है, एंड Z जूसामीन है। ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज आपके माइंड में ये आता कहां से, क्या है ये। एंटीगेगन मतलब अपोजिट साइड होता है, जूसामीन मतलब सेम साइड होता है। तो ये आता है, तो कह सकते हो कि Z इक्विवेलेंट टू सिस है और E इक्विवेलेंट टू ट्रांस है। देन हाउ डू वी डिसाइड प्रायोरिटी? प्रायोरिटी रूल्स, इसको असाइन किया था एक नहीं, दो नहीं, तीन साइंटिस्ट ने मिलके, और इसलिए उसको जरूरत नहीं है आपको जानना। CHN रूल बोलते हैं, नहीं CIP रूल बोलते हैं, CIP। ये 3 आदमी का नाम है, चान, इंगोल्ड, परलॉग। 3 साइंटिस्ट के नाम से ये रूल है, चान, इंगोल्ड, परलॉग रूल, CIP रूल शॉर्ट में इसको लोग बोलते हैं। सबसे पहले 2 रूल है इसमें। ग्रेटर द एटॉमिक मास of atom directly bonded to sp2 carbon, higher the priority. Higher the priority. एटॉमिक मास देखना है उस ग्रुप का जो sp2 कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन से जो अटैच्ड है डायरेक्टली। एक एग्जांपल से देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे यहां मैंने फ्लोरीन लगा दिया और यहां पे मैंने
CHCl2 लगा दिया। यहां पे मैंने क्या लगाऊं, क्लोरीन लगा दिया, और यहां पे मैंने से N कुछ लगा दिया मैंने, इस तरह से डाइमिथाइलएमीन ग्रुप लगा दिया। क्या करना है, दोनों कार्बन पे इंडिपेंडेंटली ग्रुप्स की प्रायोरिटी असाइन करनी है। यहां पे अगर हम देखें तो sp2 कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड है वो क्लोरीन है, जबकि दूसरे साइड में वो नाइट्रोजन है। किसका एटॉमिक मास ज्यादा होता, क्लोरीन का, यानी कि इसकी प्रायोरिटी 1 होगी और इस ग्रुप की, पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी 2 होगी। राइट साइड में जाके देखो, यहां कार्बन से बॉन्डेड है फ्लोरीन, और कार्बन किसका एटॉमिक मास ज्यादा, फ्लोरीन का, और इसलिए इस ग्रुप की प्रायोरिटी 1 है और इस ग्रुप की प्रायोरिटी 2 है। बाय मिस्टेक कोई मोलर मास ऑफ द ग्रुप देखने लगे तो CHCl2 का मोलर मास F से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी F की ज्यादा होगी। हमें एटॉमिक मास देखना है उस एटम का जो डायरेक्टली sp2 कार्बन से बॉन्डेड है, और इसलिए इस कंपाउंड को अगर आप प्रायोरिटी वाइज देखें, 1 1 2 2, प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, सो इट इज Z आइसोमर। समझ में आया? और अगर मान लो कहीं ऐसा है HFICl, क्या करना है, इंडिपेंडेंटली दोनों कार्बन पे ग्रुप की प्रायोरिटी देनी है। F और H में किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, F का 1 2, I और Cl में किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, I का 1, हाई प्रायोरिटी 2। क्या हुआ, 2 1 1 2, ग्रुप ऑफ सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड, so it is anti-Gagan E isomer। सिंपल। ये हम साइक्लिक में भी लगा सकते हैं। मान लो यहां पे F है, Cl है, Br है, I है, और दूसरा F Br I Cl है। तो अब यहां पे दोनों कार्बन पे ग्रुप्स की प्रायोरिटी असाइन करो। F और Br में किसका एटॉमिक मास ज्यादा, Br का 1, F का 2। Cl और I में किसका एटॉमिक मास ज्यादा, I का 1, क्लोरीन का 2। ग्रुप ऑफ सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड ऑफ प्लेन ऑफ द रिंग, सो इट इज Z आइसोमर। 1 2 1, सेमी आ गया, F Br, Br का 1, F का 2, I का 1, Cl का 2। ठीक, BRF सेम कैसे आ रहा है, ब्रोमीन का 1 आ गया, फ्लोरीन का 2 आ गया, आयोडीन का 1 आ गया, क्लोरीन का 2 आ गया, क्लोरीन 2, अब ब्रोमीन 1। हाँ ठीक है, ग्रुप ऑफ सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन, सो इट इज E आइसोमर। ये तो हो गया ये एटॉमिक मास। दूसरा रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखेंगे। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ये तो तब होगा जब डायरेक्टली बॉन्डेड एटम डिफरेंट हो। इफ
atoms directly bonded to sp2 carbon are same. अब क्या करना है, नेक्स्ट एटम देखना है, नेक्स्ट एटम देखना है, नेक्स्ट एटम देखना है, तब तक देखना है जब तक कि डिफरेंस ना आ जाए. पहली बार जहां पे डिफरेंस आएगा, फर्स्ट टाइम जहां पे डिफरेंस आएगा, वहीं पे प्रायोरिटी फिक्स हो जाएगा, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं होगी. और फर्स्ट डिफरेंस जहां पे आएगा उसमें जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी. सेम. देन heavier atom at the first occasion of difference will have higher priority. समझ गए? यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं पहले. सपोज करो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे यहां लगा है CHF CH3, यहां लगा है CH2CCl3, यहां पे लगा है CBr3, यहां पे लगा है NH2. अब प्रायोरिटी देखते हैं. अगर हम बात करें लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे, तो यहां पे तो वैसे ही दो डिफरेंट ग्रुप हैं, है ना. यहां पे तो वैसे ही नाइट्रोजन और कार्बन में किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, नाइट्रोजन का, कार्बन का 2. उसके आगे 3 ब्रोमीन है, काफी ज्यादा एटॉमिक मास वाला, देखना ही नहीं है. पहला डिफरेंस जहां पे आ जाए, फर्स्ट एटम है, इधर नाइट्रोजन उधर कार्बन, डिफरेंस है नाइट्रोजन हेवियर देन कार्बन, NH2 की प्रायोरिटी CBr3 से ज्यादा होगी. समझ में आया सबको? अब चलो दूसरे साइड में. फर्स्ट एटम तो कार्बन हो गया, उसके आगे अगर हम देखें उन दोनों कार्बन से जरा अलग करके, सेपरेट, ये है कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक फ्लोरीन बॉन्डेड है, जबकि इससे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन बॉन्डेड है. एक हाइड्रोजन एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, ये तो कॉमन हो गया. डिफरेंस देखो यहां आ गया, फ्लोरीन हाइड्रोजन, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है. यानी कि इट हैज हायर प्रायोरिटी देन दिस. भले ही इसमें आगे वाले कार्बन के आगे 3 क्लोरीन है, उधर 3 हाइड्रोजन है, तो पूरे ग्रुप का मास नहीं देखना है, हमें एटम का मास देखना है जो डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड है. समझ गया? और इसलिए ये क्या हो गया, ई आइसोमर हो गया, 1-1 अपोजिट साइड ऑफ द पाइपलाइन, है ना. तीसरा नहीं, कुछ एग्जाम्पल और. मान लो इसमें हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अब लेते हैं CHO, फिर लेते हैं क्या ले लूं, COH CH3, इधर ले लेते हैं COOH, इधर ले लेते हैं एस्टर ले लेते हैं OCH3. अब देखते हैं, अगर हम राइट साइड को पहले देखें तो राइट साइड में क्या है, ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे जरा.
राइट साइड में क्या है, इस कार्बन से जो ये कार्बन बॉन्डेड है ऊपर वाला, उससे एक डबल बॉन्ड O है। डबल बॉन्ड O को ऐसे देखना है कि 2 बार ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, जबकि नीचे वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक OH और एक CH3 है। क्या किया हमने, डबल बॉन्ड O, तो हमने उसको 2 बार डबल बॉन्ड कर दिया, 2 बार ऑक्सीजन कर दिया, तभी तो कंपेयर होगा ना, 3 ग्रुप रखेंगे कार्बन पे। तो अब देखो, एक एक हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन हो गया, यहां से तो डिफरेंस आएगा नहीं। एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर कॉमन हो गया, यहां डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन इज हेवियर, सो दिस ग्रुप हैज हायर प्रायोरिटी 1, दिस ग्रुप हैज लोअर प्रायोरिटी 2। लेफ्ट साइड में आओ, लेफ्ट साइड में कार्बन पे क्या सिचुएशन है, कार्बन पे COOH, C डबल बॉन्ड O को ऐसे लिखेंगे OOOH, ये है। नीचे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो, कार्बन से ऊपर 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, नीचे भी 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, यहां तो डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस ऑक्सीजन के आगे है यहां पे, एंड देयरफॉर इट विल हैव हायर प्रायोरिटी, इट विल हैव लोअर प्रायोरिटी। समझ में आई बात सबको? और इसलिए ये वाला कंपाउंड फिर से देखो, E हो गया, 1 अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन है, इसी को बोलते हैं CIP रूल। एक आध और सिचुएशन इसमें ले सकते हैं, मान लो C डबल बॉन्ड C पे इधर CN लगा हुआ है, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, इधर CH2Cl लगा हुआ है, इधर CN, इधर CN लगा देंगे तो सेम ही हो जाएगा, रुको तो सिस्ट्रांस होने लगेगा। इधर लगा दो CONH2, अमाइड ग्रुप लगा दो, इधर लगा दो एसिड ग्रुप। देखो राइट वाले कार्बन पे क्या सिचुएशन होगा, CNN ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 3 नाइट्रोजन लिखे, 3 बार नाइट्रोजन लिखेंगे, जबकि दूसरे साइड में CHHCl। फर्स्ट एटम कार्बन है, सेकेंड एटम पे डिफरेंस है, हेवियर एटम, कंफ्यूजन हो सकता है, कोई हाइड्रोजन नाइट्रोजन में कंपेयर कर ले, नहीं, क्लोरीन से कंपेयर होगा, हेवीएस्ट एटम फर्स्ट ओकेजन ऑफ डिफरेंस पे जहां दिख जाए। और इसलिए भले ही 3 नाइट्रोजन है, लेकिन प्रायोरिटी क्लोरीन की ज्यादा लेंगे और कहेंगे कि इट हैज हायर प्रायोरिटी 1, इट हैज लोअर प्रायोरिटी 2। लेफ्ट साइड में देखो, C डबल बॉन्ड O तो 2 बार OH, C डबल बॉन्ड O तो 2 बार O, NH2, 2 ऑक्सीजन तो लेवल ऑफ हो गया। तीसरा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, किसका एटॉमिक मास ज्यादा, ऑक्सीजन का, सो नीचे वाले की प्रायोरिटी 1 है, ऊपर वाले की प्रायोरिटी 2 है। और इसलिए ये कंपाउंड क्या हो गया, Z सेम प्रायोरिटी वाला, सेम साइड ऑफ द प्लेन है। समझ में आया सबको? तो ये है E एंड Z आइसोमेरिज्म। इन सब पे प्रैक्टिस करना है आपको। कहां से? एसेंशियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है
तो किसी दोस्त जिसके पास है उससे आप मोबाइल पे फोटो मंगाओ। अभी कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिस्टमैटिकली आपको वहां पे इन सब पे इसी तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जिसको आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और एक खास बात मैं बता दूं, वो मैं बाद में बताता हूं, नहीं तो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आता बच्चों को। ये जो टॉपिक अभी मैंने कराया ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर, ये जेई एडवांस में नहीं है, ये सिर्फ जेई मेंस के लिए है। जेई एडवांस में होता तो बहुत कुछ इसमें मैं और कराता, बट ये जेई एडवांस में नहीं है। तो जेई मेंस में जितना हो सकता है उतना मैंने आपको ई एंड जेड बता दिया। जेई एडवांस के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है ई जेड नॉमेनक्लेचर एक्सक्लूडेड, लेकिन मेंस में आता है, इसलिए मेंस लेवल तक हमने कर लिया। अब इसमें जरा एक एक्सेप्शनल सिचुएशन को देखते हैं। एक कंपाउंड लो, ऐसा, क्या इसे हम सिस बोल सकते हैं? विच कैन नॉट बी आंसर इन ए सेकेंड, एक सेकेंड में आंसर नहीं कर सकते। लग तो रहा है देखने में कि सिस है क्या? नहीं, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इस कार्बन पे हाइड्राइजेशन क्या है? sp2, इस कार्बन पे sp, इस कार्बन पे sp2। केमिकल बॉन्डिंग में ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी बॉन्डिंग फिर से सुन लो एक बार। sp2 कार्बन टर्मिनल कार्बन पे, इसका मतलब क्या हुआ कि टर्मिनल कार्बन के वैलेंस सेल, टर्मिनल कार्बन के वैलेंस सेल का एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया होगा, और वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा 1 2 3 एक ट्रायंगल के प्लेन में। मान लो कि इसमें s px py लगा है, तो ये जो 3 बॉन्ड बनेगा जिसको मैंने यहां पे दिखाया 3 सिग्मा बॉन्ड, ये xy प्लेन में बनेगा, xy प्लेन में बनेगा। ये xy प्लेन हो गया। अब इस कार्बन पे आ जाओ। अगर टर्मिनल कार्बन का px py यूज हो गया सिग्मा बॉन्डिंग में, तो एक पाई बॉन्ड भी बनाना है उसे, और आपको मालूम है कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय पैरेलल p ऑर्बिटल। तो टर्मिनल कार्बन पे वो बचा कौन सा ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग के लिए? pz ऑर्बिटल। तो टर्मिनल कार्बन का pz सेंटर वाले कार्बन के pz के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, यानी कि इस कार्बन का pz ऑर्बिटल इसके pz ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, और pz ऑर्बिटल xy के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। अब सेंटर वाले कार्बन का एक pz तो यूज हो गया, तो वो जो पीछे वाले कार्बन से पाई बॉन्ड बनाएगा, उसमें सेंटर वाले कार्बन का अब या तो px यूज होगा या py यूज होगा, क्योंकि pz तो यूज कर लिया हमने पाई बॉन्डिंग में राइट टर्मिनल के साथ। मान लो सेंटर वाले कार्बन का px ऑर्बिटल इसके px के साथ पाई बॉन्ड बना लिया। समझ रहे हो? ये था pz, तो वो इसके px के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, पैरेलल p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है। तो अब जो लेफ्ट टर्मिनल वाला कार्बन बचा, उस कार्बन का px तो यूज हो गया पाई बॉन्डिंग में, तो py और pz ऑर्बिटल यानी कि s py pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा, और इसलिए यहां पे जो Cl और H के साथ जो ट्रायंगुलर प्लेन बनेगा, ये वाला, ये अब YZ प्लेन में होगा। अब जरा देखो लेफ्ट और राइट साइड में जो दो ट्रायंगल मैंने ग्रीन डॉटेड लाइन से बना रखा है, एक ट्रायंगल XY प्लेन में है, एक ट्रायंगल YZ प्लेन में है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल परपेंडिकुलर प्लेन में है।
ये दोनों ट्रायंगल परपेंडिकुलर प्लेन में है और इसलिए अगर हम इसको अब ड्रॉ करें यहां पे फिर से, वेट अ मोमेंट, तो यहां पे अगर Cl और H पेपर के प्लेन में है पाई बॉन्ड दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में है, अगर ये पेपर के प्लेन में है तो राइट टर्मिनल पे जो Cl और H होगा वो पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा और उसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब एक प्लेन के पीछे जा रहा है और एक प्लेन के आगे जा रहा है। 3D में इस क्लोरीन से ये दोनों पोजीशन इक्विडिस्टेंट है, यानी कि दूसरे जगह पे क्लोरीन को यहां रखें या दूसरे जगह पे जहां हाइड्रोजन रखा है वहां रखें, बात एक ही होगी, इक्विडिस्टेंट होगा, सिस ट्रांस नहीं होगा। सिस ट्रांस में क्या होता है, स्पेस में डिस्टेंस वेरी करता है। सिस में क्लोजर होते हैं दोनों ग्रुप, स्पेस में ट्रांस में डिस्टेंट होते हैं। ये बात समझिए आपने। इस बात को एक मॉडल से मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, मेरे पास एक मॉडल है, ध्यान से देखो। ये दो परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड है, आप देख सकते हो, इसका प्लेन यहां है और ये दिख रहा है क्या, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में है पाई बॉन्ड, और इसलिए दो क्लोरीन को मैंने दो रेड स्क्वायर से दिखाया है, एक क्लोरीन को मैंने होल्ड कर लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा क्लोरीन यहां रखें जहां अभी फिलहाल है, या इसे मैं निकाल के यहां के बजाय यहां रख दूं, यहां से यहां का डिस्टेंस या यहां से पहले वाला डिस्टेंस इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है, और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। इसमें आगे देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है स्पेशल कंडीशन में। सो देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दिस कंपाउंड। बात समझ में आया? लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, ध्यान से देखेंगे, दो के बजाय तीन पाई बॉन्ड ले लें, दो के बजाय तीन लगातार पाई बॉन्ड अब लेने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। अब मैंने 3 पाई बॉन्ड्स ले लिए हैं सक्सेशन में। फर्स्ट पाई बॉन्ड का परपेंडिकुलर सेकंड पाई बॉन्ड का परपेंडिकुलर थर्ड पाई बॉन्ड, और इसलिए फर्स्ट और थर्ड पाई बॉन्ड पैरेलल हो गए। और इसलिए अब अगर इसमें देखें तो इसमें टर्मिनल पे दोनों ट्रायंगल सेम प्लेन में आ जाएगा। ध्यान से देखो, टर्मिनल पे दोनों ट्रायंगल सेम प्लेन में आ गया, ये देखो। नाउ इट इज दिखा, और अगर इसे मैं इस तरह से कर दूं, ये देखो दोनों ग्रेटर डिस्टेंस पे चला गया, ये ट्रांस हो गया। क्या सीखा आपने कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन सक्सेशन ऑड हो, 1 2 3 या 1 या 3 या 5 ऑड हो, तो टर्मिनल सेम प्लेन में आ जाएंगे, एंड दैट मे गिव राइज टू सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। लेकिन अगर नंबर ऑफ सक्सेसिव पाई बॉन्ड्स इवन हो तो टर्मिनल परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, एंड दैट विल नॉट गिव राइज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म at least. So no geometrical isomerism is observed.
इसको जनरलाइज कर लेते हैं। इफ नंबर ऑफ सक्सेसिव डबल बॉन्ड्स आर odd 1 3 5 terminals will be coplanar may give rise to geometrical isomerism। में इसलिए लिखा गया है क्योंकि बाकी कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, न कि एक ही मैसेज भी मिले और ट्रांस भी दिखने लगे। इफ नंबर ऑफ सक्सेसिव डबल बॉन्ड्स आर इवन, इट विल नॉट गिव राइज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी तरह से, इसी से मिलता जुलता एक सिचुएशन होता है जिसे हम स्पाइरीन्स कहते हैं। स्पाइरीन में एक कार्बन कॉमन होता है 2 रिंग में, और जो सिंपलेस्ट स्पाइरीन है वो है ये। अगर मान लो हम यहां पे डबल बॉन्ड ओ ऐसे लिख दें तो लग रहा है कि ये सिस होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ही सेम प्लेन में नहीं है। अगर इसको हम प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। लेफ्ट वाला ट्रायंगल अगर पेपर के प्लेन में है तो राइट वाला ट्रायंगल पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन में है, और इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन दोनों इक्विडिस्टेंट हैं, परपेंडिकुलर प्लेन में है, इक्विडिस्टेंट। इस तरह से यहां देखो, मेरा स्मॉल फिंगर देखो, राइट हैंड का स्मॉल फिंगर एंड थंब, और इधर का थंब, इधर के थंब से ये स्मॉल फिंगर और ये थंब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर प्लेन में है दोनों रिंग। और इसलिए इसमें अगर यहां लगाते हो ओ और यहां लगाते हो ओ, तो ये दोनों नॉन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। बाकी क्या है बाद में बताऊंगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, दे आर नॉन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ गया? तो बच्चे अगर इतना हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीख लें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो पिछले 2 क्लास से मैं करा रहा हूं आपको, इतना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम सीख लें तो मैं आपको एक चीज का भरोसा दे सकता हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जितना इंफॉर्मेशन आपके पास आज है उतना इंफॉर्मेशन इंडिया में किसी भी आईआईटी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के पास नहीं है। अब इसके आगे आपका धर्म, आपका कर्म पर निर्भर करता है कि आप इसको कितना यूज करते हो। आपके पास इंफॉर्मेशन आज सबसे ज्यादा है अमंग आईआईटी एस्पिरेंट्स। और एक क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से आने के चांस अक्सर रहते हैं जेईई में, ज्यादातर ये ब्लेंडेड रहता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, बट फिर भी। तो अब आपकी जिम्मेवारी है कि एसेंशियल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कम से कम जितना सॉल्व्ड एग्जांपल दे रखा है उसको अभी करना है, क्योंकि उसमें आगे जाके देखोगे तो उसमें आइसोमेरिज्म चैप्टर में एमसीक्यूज 2 लेवल में दिए गए हैं। इतने एग्जॉस्टिव एमसीक्यू एक्सरसाइजेज हैं, बड़ी मेहनत उसके लिए करनी है। तो इस हफ्ते संडे का टेस्ट में हम 2 टॉपिक रखेंगे।
ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 इस संडे तक मैं ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं रखूंगा। अगले वीक से ऑर्गेनिक पे ही हमारा फोकस होगा, क्योंकि अगले वीक अब कुछ दिन तक ऑर्गेनिक ही मैं कंटिन्यूअस आपको पढ़ाऊंगा। इनऑर्गेनिक में 2 ग्रुप मैंने आपको करा दिए हैं। एक दिन केवल अगर हुआ तो मंडे को मैं फास्फोरस का कंप्लीट कर दूंगा। फास्फोरस में ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस एंड फर्टिलाइजर, ये 3 चीज रह गया है, एक दिन में हो जाएगा। उसको पूरा करेंगे तो ग्रुप 15 कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अब ऑर्गेनिक कुछ दिन चलाएंगे जैसा मैंने आपको कहा था, तब तक जब तक कि अल्काइल हैलाइड नहीं पहुंच जाते हैं, और इसमें टाइम लगेगा, समझ गए ना। लेकिन अगर वहां तक आराम से हम पहुंच गए अल्काइल हैलाइड तक, तो उसके बाद फिर जेट के स्पीड में ये चल सकता है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक डूबी हुई है। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू टुमारो।